हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस और उसके हम असर्शन और रीजन के क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा चैप्टर कौन सा है? टिश्यू और मोशन। टिश्यू और मोशन के हम असर्शन और रीजन के क्वेश्चन करेंगे क्लास 9th के। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, शेयर और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। आपको पता है कि असर्शन और रीजन में अगर हमारा असर्शन एंड रीजन, असर्शन इज ट्रू और रीजन इज ट्रू, अगर असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हम ऑप्शन लगाएंगे ए। अगर assertion is true, reason is true, अगर assertion भी सही है, reason भी सही है, and reason is not correct explanation of A, तो आंसर होगा हमारा B। अगर हमारा assertion सही है, और reason गलत है, तो हम लगाएंगे C ऑप्शन। और अगर हमारा assertion गलत है और रीजन अगर हमारा सही है या रीजन गलत भी है, तब हम लगाएंगे डी। मीन्स असर्शन रॉन्ग होने पर हमारा सीधा ऑप्शन जाएगा डी पर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असर्शन और रीजन के क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर टिश्यू और मोशन से। लेट्स नाउ स्टार्ट। असर्शन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, पेरेन्काइमा सेल हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। पेरेन्काइमा सेल क्या स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है? मींस फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। यस, पेरेन्काइमा सेल जो हमारे रूट्स में, जो हमारे स्टेम में प्रेजेंट होते हैं और वहां पर क्या होते हैं? फूड क्या होता है? स्टोर होता है। तो इट मीन असर्शन इज ट्रू। पेरेन्काइमा सेल मेन सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या पेरेन्काइमा जो है दैट इज द बेस फॉर द फोटोसिंथेसिस? हाँ, यस, इट इज आल्सो ट्रू, क्योंकि पेरेन्काइमा में कुछ मोस्ट ऑफ द पेरेन्काइमा कंटेन क्लोरोफिल जो हेल्प इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा। क्या बोलते हैं जिसे हम? क्लोरेन्काइमा इज द सेल विच इज हेल्प टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब हमारे पास असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का नहीं है, तो इसलिए हम ऑप्शन पर जाएंगे, हम बी ऑप्शन पर जाएंगे। फिर कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, असर्शन वस्कुलर एंड कंडक्टिव टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू जिसे हम कंडक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जो हमारे क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम दो हमारे वस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिव टिश्यू हैं जो कंडक्ट करते हैं वाटर, मिनरल एंड प्रिपेयर्ड फूड को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में ले जाते हैं। तो इट मीन वस्कुलर कंडक्टिव टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट। कॉम्प्लेक्स प्लांट क्या होते हैं? वो प्लांट या कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। डिफरेंट काइंड ऑफ सेल जो अलग अलग काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू या कॉम्प्लेक्स प्लांट। तो ये क्या हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम जो हमारे कंडक्टिंग टिश्यू हैं, और वो क्या डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट को अलग से आइडेंटिफाई करते हैं। यस, दे आइडेंटिफाई सेपरेटली, यूनिकली टू द कॉम्प्लेक्स प्लांट सेल। तो हमारा असर्शन इज करेक्ट। वस्कुलर टिश्यू जिसे अभी आपने क्या कहा? वस्कुलर बंडल भी बोलते हैं, आर मेड सर्वाइवल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट पॉसिबल इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। क्या ये प्लांट जो ये टिश्यू है वो कॉम्प्लेक्स प्लांट को सर्वाइव करने में पॉसिबल होते हैं? कौन से? कहां पर? इन टेरेस्ट्रियल एनिमल और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट मींस सरफेस ऑफ अर्थ पर। यस, दे हेल्प टू help in surviving the plant in terrestrial environment is correct। लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हम जाएंगे इसमें कौन से ऑप्शन पर? बी ऑप्शन पर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। The inner lining of the intestine is the organ, वो जो हमारा वो organ है which help in absorption of food, जो क्या करता है? फूड को एब्जॉर्ब करता है और एसिमिलेट करता है। मींस एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन कंप्लीट डाइजेशन विल टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, तो इसका मतलब क्योंकि उसके अंदर इनर लाइनिंग होती है, फिंगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम विलाइज बोलते हैं। तो इनर लाइनिंग जहां पर एब्जॉर्प्शन का काम होता है वहां पर क्या होते हैं?
एपिथेलियल टिश्यू होता है। और कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है? कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू होता है और उस एपिथेलियल टिश्यू का नाम क्या है? कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। कहाँ प्रेजेंट होता है? जहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड विल टेक प्लेस या एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस, वहां पर एपिथेलियल कौन सा? कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो ये क्या कह रहा है? इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन हैज टॉल एपिथेलियल सेल। यस, उसमें एपिथेलियल सेल है। और वो एपिथेलियल सेल कौन से हैं? कॉलुमिनर एपिथेलियल फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने में, सब्सटेंस को सेक्रेट करने में कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करता है। तो इसका मतलब ये जो रीजन है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम सीधा किस ऑप्शन पर जाएंगे? हम जाएंगे ऑप्शन ए पर जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन एंड रीजन। परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल। यस, क्या परमानेंट टिश्यू मैच्योर सेल से कंपोज्ड है? मींस जो डिवाइड नहीं हो रहे, मींस जिन्होंने अपनी एक परमानेंट शेप ले ली है। तो इसका मतलब यस, इट इज राइट। पर मेरिस्मेटिक टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। मेरिस्मेटिक टिश्यू है क्या है? मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट का वो पार्ट है, वहां पर प्रेजेंट होता है जहां पर द सेल एबिलिटी टू डिवाइड, जहां एक्टिवली डिवाइड होता है, जहां पर वो हमेशा एक्टिव रहता है टू डिवाइड, टू ग्रो एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट। लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं है, क्योंकि रीजन में बताया है कि परमानेंट टिश्यू और यहाँ पर बता दिया आपको मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो इस पर हम जाएंगे ए, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम जाएंगे बी ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट, असर्शन क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू आर डेड। ज्यादातर जो टिश्यू हैं प्लांट में वो क्या होते हैं? डेड होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट, नॉट 100%। ज्यादातर प्लांट्स में टिश्यू में ज्यादातर सेल क्या होते हैं? डेड होते हैं। क्या होते हैं? डेड सेल होते हैं। यस, इट इज राइट। एंड नाउ मूव टू ड्यू टू द सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री का मतलब हो गया नो मूवमेंट ऑफ पार्ट, प्लांट का वो पार्ट जो मूवमेंट नहीं होता, मींस डज नॉट ग्रोथ, जिसमें ग्रोथ नहीं होती है। Existence of the plant that provide the mechanical strength more easily than the live one and need less maintenance। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो प्लांट टिश्यू में है वो क्या होते हैं? डेड होते हैं, डेड सेल। और जो डेड होने का कारण क्या है? क्योंकि उन प्लांट की जो एग्जिस्ट, जो जिसमें ज्यादातर डेड पार्ट है उनमें मूवमेंट नहीं होती, और मूवमेंट नहीं होने की वजह से जो सेल डेड है वो क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और मैकेनिकल सपोर्ट और डेड होने की वजह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू लाइव सेल। लिविंग सेल इतना मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते। और दूसरी बात है, ज्यादातर इसमें डेड पार्ट होते हैं। डेड पार्ट होने की वजह से मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी क्या होती है? कम होती है। तो इसका मतलब ये रीजन भी सही है। और रीजन जो है किसके बारे में बता रहा है? असर्शन के बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पर जाएंगे? हम जाएंगे ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर हम मूव कर रहे हैं 6 पर। तो ये कह रहा है असर्शन सिलेटेड एपिथेलियल हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। यस, जो भी सिलेटेड पार्ट है एपिथेलियल, सिलेटेड, सिलिया मींस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन मूवमेंट, जो पार्टिकल को मूव करने में हेल्प करता है, मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो एपिथेलियल, सिलिया एपिथेलियल हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द प्लांट। यस, इट इज करेक्ट। और क्या सिलिया हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट करता है सिलिया, तभी तो वो पार्टिकल को भी क्या करता है? हेल्प इन मूवमेंट करता है। तो इसका मतलब रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे? ए ऑप्शन पे जाएंगे। तो 6 का जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है? ए ऑप्शन है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। मेरिस्मेटिक टिश्यू, अभी आपने बताया मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है? वो टिश्यू है जो किसमें प्रेजेंट होता है? ऑलवेज प्रेजेंट इन डिवाइडिंग पार्ट, डिवाइडिंग सेल में। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू इज ए डिवाइडिंग टिश्यू। क्या मेरिस्मेटिक टिश्यू हमारा डिवाइडिंग टिश्यू है? यस, मेरिस्मेटिक टिश्यू हमारा डिवाइडिंग टिश्यू है। और दूसरा रीजन कॉर्क इज ए परमानेंट टिश्यू, कॉर्क परमानेंट टिश्यू है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ए इज करेक्ट एंड बी इज करेक्ट और रीजन इज करेक्ट। तो हम जाएंगे बी पर, क्योंकि रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। सरफेस ऑफ द स्किन इज इम्पेरिवियस टू द वाटर। स्किन की जो सरफेस है वो क्या कर रही है?
पानी को इम्पेरियस मीन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, मूवमेंट अंदर अलाउ करती है। यस, सरफेस ऑफ द स्किन इज कवर्ड बाय स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडिकल एपिथेलियल टिश्यू। क्या स्किन की सरफेस में क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं? नो, क्योंकि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ और स्किन हमारा क्या है? सॉफ्ट पार्ट है। तो रीजन इज रॉन्ग एंड असर्शन इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन पर जाएंगे? सी ऑप्शन पर जाएंगे। किस पर जाएंगे? सी पर। एंड नाउ टू मूव क्वेश्चन नंबर 9। लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ होता है? वो ज्यादातर किस में प्रेजेंट होता है? लेटरल पार्ट में, मीन स्टेम पे, जहां स्टेम की क्या होती है? ग्रोथ होती है। जहां स्टेम की क्या होती है? ग्रोथ होती है। और एडेड थिकनेस ऑफ द प्लांट, क्या वो जब लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो होता है तो क्या वो प्लांट की थिकनेस को बढ़ाता है? ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ रिंग बढ़ जाते हैं, थिकनेस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है उसकी थिकनेस? क्योंकि लेटरल मेरिस्टेमेटिक डिवाइड ओनली इन वन प्लेन, केवल वो एक ही प्लेन में डिवाइड होता है, इसीलिए उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। किसकी? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ही प्लेन की तरफ डिवाइड होता है, मींस इन अपवर्ड डायरेक्शन। किसमें? अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, केवल एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करता है, तभी वो स्टेम की क्या होती है? ग्रोथ होती है। और स्टेम की हाइट भी बढ़ती है और साथ में स्टेम की थिकनेस भी बढ़ती है। और स्टेम की थिकनेस बढ़ने का मतलब है प्लांट की थिकनेस भी बढ़ना। तो इसका मतलब लेटरल मेरिस्टेम एक प्लेन में डिवाइड, एक ही तरफ डिवाइड होने की वजह से वो प्लांट की थिकनेस को बढ़ाता है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पर जाएंगे? ए ऑप्शन पर जाएंगे। किस पर जाएंगे हम? ए पर जाएंगे। मूव टू ऑप्शन नंबर ए पर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 क्या कह रहा है? वेसल्स एंड सी ट्यूब्स। वेसल्स एंड सी ट्यूब्स आर द मीन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन प्रेजेंट। ये जो हमारा वेसल्स है, ये क्या हमारा? ये जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू का पार्ट है, क्योंकि जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, वेसल, ट्रेचिया, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ऐसी सी ट्यूब क्या है? ये भी क्या है? फ्लोएम का पार्ट है, कंडक्टिंग टिश्यू का पार्ट है। सी ट्यूब जैसे 4 पार्ट है, सी ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। एक सीव सेल भी है, लेकिन हम सीव सेल कम सीव वैसे 4 पार्ट है, सीव सेल भी एक नाम दिया गया। तो इसका मतलब ये क्या है? वेसल्स और सी ट्यूब दोनों क्या करते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू के पार्ट है, मीन जाइलम एंड फ्लोएम के, जिनका काम क्या है? हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। मीन्स ट्रांसपोर्ट क्या करना है? वाटर और मिनरल को या प्रिपेयर्ड फूड को। तो वेसल जो ट्रांसफर करता है वो वाटर एंड मिनरल, और जबकि सी ट्यूब फ्लोएम का पार्ट है तो कैरी द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर पार्ट। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने, फूड को ले जाने का काम फ्लोएम करता है। फ्लोएम टिश्यू में प्रेजेंट कौन से होते हैं? हमारे सी ट्यूब्स। और जाइलम टिश्यू में हमारा क्या है? वेसल्स, जो वाटर और मिनरल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाता है। फिर हमारा क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है वेसल्स आर लिग्निफाइड। क्या वेसल लिग्निफाइड है? वेसल क्या है? ज्यादातर जाइलम में जो टिश्यू वो ज्यादातर क्या है? इसका मतलब वेसल हमारा क्या है? लिग्निफाइड मीन्स हार्ड, मीन्स वेरी हार्ड सब्सटेंस, लाइक ए सीमेंटेड लाइक सब्सटेंस। क्योंकि डेड है तो इसलिए क्या है? ये भी ट्रू है। ये भी क्या हमारा? ट्रू। और assertion इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पर जाएंगे? हम जाएंगे बी ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारे मोशन चैप्टर के क्वेश्चन है। चलिए, assertion क्या कर रहा है? एन ऑब्जेक्ट में एक्वायर एक्सेलरेशन इवन इफ मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड। assertion क्या कह रहा है? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मींस उसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म, तो क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा? उसके अंदर एक्सेलरेशन है। वो कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन है। अब हम तो एक्सेलरेशन को ये बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का बढ़ना, स्पीड का बढ़ना, एक पॉइंट स्पीड का इंक्रीज होना हमारा क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। इंक्रीज इन स्पीड इज नोन एज एक्सेलरेशन। लेकिन अगर स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे सन के चारों तरफ प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, इट मीन दे आर हैव कांस्टेंट स्पीड but their direction is changed from point to point. At every point their direction is changed.
तो उसके अंदर कौन सा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। कब होगा? व्हेन द डायरेक्शन विल चेंज। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो उसे हम एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे। तो हमारा फर्स्ट असर्शन इज करेक्ट। उसके बाद कह रहा है रीजन विद चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एन ऑब्जेक्ट एक्वायर्ड द एक्सेलरेशन। वही कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट की अगर मोशन में है और उसकी मोशन में होने की वजह से क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। द चेंज इन द डायरेक्शन एट ए यूनिफॉर्म स्पीड दैट मीन इट हैज एक्सेलरेशन। उसके अंदर क्या है? एक्सेलरेशन है। कब? जब किसी ऑब्जेक्ट में क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट में क्या है? तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन को इसका मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म मोशन and having change in direction at every point, then that motion, वो motion क्या होगा? हमारा accelerated motion होगा। तो इसका मतलब हमारा assertion सही है, हमारा रीजन भी करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पर जाएंगे? ए वाले ऑप्शन पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि assertion द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ, कम से कम दूरी, एक इनिशियल और फाइनल के बीच की कम से कम दूरी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी जीरो इवन इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज नॉट जीरो। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, लेकिन उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। कैसे? अगर मान लो मैं ए से बी जाता हूं तो और बी से कहा ए से बी गया, मींस डिस्टेंस कवर किया, फिर बी से कहां पर आ गया? वापस ए पर आ गया। तो इसका मतलब मेरा इनिशियल और मेरा फाइनल, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दोनों क्या है? सेम है। तो इसीलिए जहां से मैंने स्टार्ट किया था चलना वहीं पर ही मैं वापस आ गया। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। तो उसका मतलब क्या हो गया? मैंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर्ड किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। तो इसका मतलब ये मेरा सही है। और ये क्यों होता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम ये कहते हैं कि द डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, फाइनल और इनिशियल के बीच की कम से कम दूरी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन चाहे वो डिस्टेंस जीरो हो या ना हो। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया तो इसका असर्शन इज करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इज रीजन, displacement is the shortest distance between initial and final position। yes, displacement क्या है? initial और final position की सबसे वो छोटी से छोटी या कम से कम दूरी है। तो इसका मतलब assertion is correct, reason is correct and reason is the correct explanation of A। तो हम किस ऑप्शन पर जाएंगे? A वाले ऑप्शन पर जाएंगे। move to question number next 13 द ग्राफ बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो और उनका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। P एंड Q दो फिजिकल क्वांटिटी है P एंड Q और उसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो वो स्ट्रेट लाइन आ गई। क्या आ गई? स्ट्रेट लाइन आ गई। देन P एंड Q दोनों क्या होगा? कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया फिजिकल क्वांटिटी, क्या ले ली? यहाँ पर ले लिया टाइम और यहाँ पर ले लिया डिस्टेंस। यहाँ पर क्या ले लिया? डिस्टेंस। और अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन, चाहे वो इंक्लाइन स्लोप है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन इन स्लोप है एंड दैट स्लोप इज स्ट्रेट। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि जो अगर फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर P है और ये मान लो D डिस्टेंस और ये टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करता है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब डिस्टेंस और टाइम दोनों का जो रेशो है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसका मतलब ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और इसके हिसाब से देखते हैं, अगर ये P है और यहाँ पर क्या है? PQ और ये क्या है? स्ट्रेट स्लोप, तो रेशो हमेशा क्या रहेगा? P और Q का रेशो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट मैंने क्या ले लिया? लैम्डा ले लिया। क्या ले लिया? लैम्डा। तो P अपॉन में Q इज इक्वल टू लैम्डा। तो हम एक पॉइंट बोल सकते हैं P इज इक्वल टू लैम्डा Q। तो P क्या होगा? लैम्डा Q के बराबर। मीन्स P जो है क्या होगा? या तो Q के प्रोपोर्शनल होगा या P जो है वो Q टाइम ऑफ लैम्डा
होगा। तो इसका मतलब ये हमारा assertion is correct. And now move to reason. The straight line graph means the P is proportional to Q. या तो P Q के proportional है, या P is a constant multiplied by Q. P जो है क्या है, किसी एक constant से P जो है वो Q के किसी constant multiplication से करेंगे तो वो P के बराबर आएगा। तो इसका मतलब P is equal to lambda Q, ये भी सही है। तो इसका मतलब assertion is correct, reason is correct, and reason is the correct explanation of A. तो हम किस ऑप्शन पर जाएंगे? हम जाएंगे ऑप्शन ए पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है क्वेश्चन? assertion वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। हमने क्या करा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचा, ये v है और ये क्या है हमारे पास t। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया तो ऑफ ए पार्टिकल्स इन ए यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर हमने वेलोसिटी टाइम में ग्राफ ड्रॉ किया किसका? यूनिफॉर्म मोशन का। हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे vt में तो इट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ये क्या हमारा यूनिफॉर्म मोशन इन किसमें? vt ग्राफ में। vt ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू टाइम होता है। तो इसका मतलब इट इज करेक्ट। और इसमें यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि स्पीड इसमें ना तो इंक्रीज हो रही है ना स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब assertion इज करेक्ट। इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी ऑफ ए टाइम इंक्रीजिंग एज द स्क्वायर ऑफ द टाइम elapsed, मींस जो वेलोसिटी है वो क्या कर रहा है? स्क्वायर ऑफ द टाइम के स्क्वायर के बराबर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारा रीजन इज रॉन्ग, assertion इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? इसका सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? ऑप्शन इज सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 ये क्या कह रहा है? assertion हमारा क्या है? स्पीडोमीटर क्या है? स्पीडोमीटर वो डिवाइस है जो क्या करता है? विच मेजर द स्पीड ऑफ ए कार ऑफ ए व्हीकल। किसी भी व्हीकल की स्पीड को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? स्पीडोमीटर। क्या नाम है? स्पीडोमीटर। मेजर द कार ऑफ ए इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए कार, मीन्स स्पीडोमीटर कभी गाड़ी हमारी चल रही है, कार हम चला रहे हैं, किसी टाइम भी किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर हम उस कार की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा assertion इज करेक्ट। और उसके बाद कह रहा है रीजन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड, हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या किया है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टोटल टाइम टेकन से तो हमारी क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड। तो बिल्कुल करेक्ट। तो assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट। तो बट रीजन जो है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम कौन से ऑप्शन पर जाएंगे? हम जाएंगे ऑप्शन बी पर जाएंगे। किस पर जाएंगे? ऑप्शन बी पर जाएंगे। एंड नाउ टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। assertion an object may have acceleration even if it is moving in a uniform speed। अभी आपने कहा करा हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा? यस, उसके अंदर एक्सेलरेशन हो भी सकता है और एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर कब होगा एक्सेलरेशन? दैट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन तभी होगा जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। और किस कंडीशन में होगा? व्हेन इट्स डायरेक्शन विल चेंज। तो इसका मतलब इवन इफ इट इज मूविंग ए यूनिफॉर्म स्पीड में उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है। कब? जब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो एन ऑब्जेक्ट में बी मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड बट इट्स चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी? चेंज होती रहेगी। तभी उसके अंदर क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, तभी उसका मोशन क्या होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो हम किस पर जाएंगे? assertion इज करेक्ट and reason is correct and reason is the correct explanation of A। तो हम किस ऑप्शन पर जाएंगे? ऑप्शन ए में जाएंगे। मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑलवेज बी ए स्ट्रेट पाथ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या होगा? स्ट्रेट पाथ होगा। अगर वो एसटी ग्राफ है तो स्ट्रेट पाथ होगा, लेकिन वो क्या होगी? स्ट्रेट स्लोप होगी। अगर वो वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड पैरेलल टू द
टाइम के। तो इसका मतलब असर्शन तो हमारा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट पाथ स्ट्रेट लाइन होगी, क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। तो रीजन क्या कह रहा है? इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कह रहा है? स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेलोसिटी एंड इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बिल्कुल सही कह रहा है। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड। स्पीड क्या है? वो मैग्नीट्यूड है किसी वेलोसिटी की। इसका मतलब वेलोसिटी हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी विच हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो इसमें जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड है और स्पीड इसका मतलब हमारी जो मैग्नीट्यूड है, हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू वेलोसिटी की वो स्पीड है। बिल्कुल सही। और विच इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मीन्स जब गाड़ी चल रही है तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उस गाड़ी की जो वेलोसिटी या उस गाड़ी की जो स्पीड होगी उसे हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? स्पीड। एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस पॉइंट में। तो वो बोला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है क्या कह रहा है? स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी एक पर्टिकुलर एट एनी टाइम पर जो वेलोसिटी उस कार की होगी, उस ऑब्जेक्ट की होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? स्पीड। एक तरह से मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का है और वो हमारी क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर टाइम पर। तो इसका मतलब रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पर जाएंगे? बी ऑप्शन पे जाएंगे। मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 क्वेश्चन देखेंगे। assertion if the particle is moving with a constant velocity। अगर कोई भी पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है then its average velocity at any time equal to the अभी किया ऊपर हमने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में इंस्टेंटेनियसली उस पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी कांस्टेंट। तो उसकी क्या कहलाएगी? उसकी एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उसकी एवरेज वेलोसिटी। तो इसका मतलब सही होना चाहिए, इट इज करेक्ट। तो इसके बाद कह रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज जीरो। एवरेज वेलोसिटी अगर किसी एक पार्टिकल की, किसी एक ऑब्जेक्ट की जब एक स्ट्रेट लाइन में जीरो हो सकती है फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल देन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट सम इंस्टेंट विद इट्स द इंटरवल इज जीरो। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तो उसकी अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो इसका मतलब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर समय में क्या होगी? उसका मतलब जीरो हो सकती है, मे बी जीरो। तो इसका मतलब ये भी ट्रू है और असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पर जाएंगे? हम जाएंगे ये बी ऑप्शन में। तो 18 का ऑप्शन हमारा हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज आइदर डिस्प्लेसमेंट या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। मींस पॉजिटिव कब होगा? जब डायरेक्शन क्या होगी? इनिशियल और मींस जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अगर डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा पॉजिटिव होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है तो हमारा नेगेटिव। जीरो कब होगा? जब हमारे इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों होता है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और जीरो इसलिए है क्योंकि वो क्या कर रहा है? द शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की कम से कम दूरी को। तो इसका मतलब ये क्या इंक्लूड कर रहा है? इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होने की वजह से उसका जो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि इट इंक्लूड बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इज द हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट। तो इसका मतलब रीजन बट हैज बोथ, इसलिए क्या है कि बोथ मैग्नीट्यूड। जीरो क्यों है, नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव क्यों है? इसलिए कहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है लेकिन कब नेगेटिव कब होगा कोई एग्जांपल नहीं बताया, पॉजिटिव कब होगा डायरेक्ट। इसका मतलब क्या है? नॉट एक्सप्लेनेशन। तो इसका मतलब हम जाएंगे ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 19
20, sorry, question number 20. Assertion: when the displacement of a body is directly proportional to the square of the time, then the body is moving is a uniform acceleration. अगर कभी भी डिस्प्लेसमेंट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है तो हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर हो तो हम बोलते हैं उसे एक्सलेरेशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डी अपॉन में 2 और ए इज इक्वल टू बी अपॉन में टी, और वी क्या है? डी अपॉन में टी है। क्या है? डी अपॉन में टी। तो डी अपॉन में टी क्या हो जाएगा? इज डी टी स्क्वायर। तो इसका मतलब डिस्टेंस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी हमारे पास आ जाएगा 80 स्क्वायर। इसका मतलब डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर स्क्वायर ऑफ द टाइम क्या है तो हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है? एक्सेलरेशन मिलती है। देन इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट इज करेक्ट। तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन: द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट द टाइम एक्सिस गिव द एक्सेलरेशन। इसका मतलब वीटी ग्राफ में टाइम एक्सिस में विद द टाइम एक्सिस मींस अगर हम स्लोप ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं v और ये t, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये तो हमारा बताता है यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन उसने क्या कहा है? द स्लोप ऑफ vt ग्राफ विद द टाइम एक्सिस गिव द एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन देता है? तो इसका मतलब अगर इसका स्लोप ड्रॉ करेंगे तो इट गिव एक्सेलरेशन। अगर हम इसका स्लोप ड्रॉ करेंगे, स्लोप ऑफ, दिस इज द स्लोप ऑफ vt ग्राफ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ vt ग्राफ जो हमें देता है वो क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो इसका मतलब हमारा असर्शन इज करेक्ट, हमारा रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पर जाएंगे? हम जाएंगे बी ऑप्शन पर। हम जाएंगे बी ऑप्शन पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था। ये हमारे असर्शन और रीजन के क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर टिश्यू और फ्रॉम चैप्टर मोशन के थे। अब ये हमारे दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, एंड प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जिन्होंने नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और जो सब्सक्राइब का बटन है वो आपके रेड कलर का होगा, उसे दबाएंगे और फिर बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई अगेन प्लीज लाइक, शेयर, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर टुडे टू जॉइन अस। बी हैप्पी, बी गुड डे।